हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें। देखो, आपको एक नई सूचना दे दें। जो बिहार में जो वैकेंसी निकली हुई है शिक्षक भर्ती की ये बम्पर भर्ती है। बिहार में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और केवल बिहार में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए केवल खुशखबरी है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ की सरकार ने इस प्रकार पॉलिसी बना दी है कि अदर स्टेट वाले हैं, अदर राज्य वाले हैं, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभ्यर्थी उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। उसमें शिक्षक भर्ती कितनी निकली है आपको बता दें, 1,78,000 शिक्षक भर्ती वैकेंसी निकली है। तो यह बहुत बड़ी बम्पर भर्ती है। इस प्रकार की भर्ती कभी नहीं हुई है। तो 1,78,000 वैकेंसी बिहार में जो निकली हुई हैं उसमें अदर स्टेट वाला, अदर राज्य वाला कोई भी विद्यार्थी उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। इस प्रकार वहाँ की सरकार ने पॉलिसी बना दी है। तो अदर जो राज्य वाले विद्यार्थियों के लिए दुख की बात है कि जो अदर राज्य के लिए जो 5% कोटा होता था वो 5% का कोटा उसमें नहीं दिया गया है। तो जो बिहार में रहने वाले केवल विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब उनके लिए केवल इस भर्ती परीक्षा को क्लियर करना रह गया है। शिक्षक भर्ती को किस प्रकार क्लियर करें, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें, वो रणनीति अब हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। ये गोल्डन चांस है बिहार में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए। सफलता 100% मिल सकती है अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे। जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये जो स्ट्रेटजी है सभी के लिए, ऐसी बात नहीं है केवल जो बिहार में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, ये तो सभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वहाँ की जो सरकार है इस प्रकार उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि जो वैकेंसी निकाली गई है 1,78,000 जो वैकेंसी निकाली है शिक्षक भर्ती की, उसमें केवल बिहार में रहने वाले विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये उन्होंने निकाली। हाँ, तो आप समझिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थी असमंजस में रहते हैं कि अब हमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो किस तरीके से तैयारी करें, किस प्रकार उन्हें सफलता हासिल प्राप्त हो। इसके ऊपर मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे जो अनुभव थे, मेरे विचारों के द्वारा जो सफलता का मूल मंत्र बनाया गया है वो इस प्रकार है। अब मैं चाहता हूं कि आपको भी सफलता ज़रूर मिले। एक बात आपको बता दें, देखिए, कोई भी कार्य करें आप पूरी लगन के साथ, पूरी रिस्क के साथ आपको ये काम करना है। रिस्क तो लेनी पड़ेगी आपको, लगन लगानी पड़ेगी आपको, मन लगाना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति। मन नहीं लगे तो इस प्रकार आप पढ़िए जिससे आपका पढ़ाई के प्रति मन लगे। किसी विषय में, किसी टॉपिक में आपका मन नहीं लगता है तो आप दूसरे टॉपिक को आप पकड़ेंगे और आपको किसी भी प्रकार से आपको मन तो लगा नहीं लगा। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लगन के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अभिभावक आपसे उम्मीद लगाए बैठे, आपसे आशा रखते हैं कि हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा और उसे साथ ही साथ नौकरी तो प्राप्त होगी, उसे अपनी लाइफ सेटलमेंट करनी है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, आपको अपने माता पिताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना है। तो किस तरीके से आपको मेहनत करनी है वो हम आपको मेहनत करना यहाँ पर सिखाएंगे। किस तरीके से मेहनत तो आप ही करोगे, लेकिन आपको थोड़ी सी हम केवल गाइडलाइन दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखते हैं, पहले यहाँ पर देखो, कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है या इसके अलावा कोई और भी परीक्षा हो सकती है, केवल हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है तो सबसे पहले आप उसका क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। आप पहले से अपना टारगेट फिक्स कर लिए कि हमें क्या बनना है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी है
या सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करनी है या फिर थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पहले आप चॉइस रखिए कि हमें इसकी तैयारी करनी है। कोई डीएलएड किए हुए, एसटीसी किए हुए, बीएसटीसी किया हुआ है तो उसका जो टारगेट है प्राइमरी शिक्षक ही बनना है, उसे थर्ड ग्रेड टीचर ही बनना है। और जो बीए बीएड हैं, बीएससी बीएड हैं, उनका टारगेट है कि उन्हें क्या बनना है, वरिष्ठ अध्यापक बनना है, सेकंड ग्रेड टीचर बनना है। तो पहले से आप अपना टारगेट फिक्स कर लिए, उसी के अकॉर्डिंग ही आप पहले क्या देखेंगे, पहले उसका आप सिलेबस देखें। सिलेबस देखने पर आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, ये आपको मालूम हो जाएगा सिलेबस के अंतर्गत। आपको अनावश्यक चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेंगी, केवल सिलेबस में जो है वही आप पढ़ोगे उसके अंतर्गत। हाँ, तो देखिए सिलेबस पढ़ने के बाद में फिर आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे। सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको क्यों दिखाने की कह रहे हैं, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं। इस पर आप एनालिसिस करेंगे। देखो, कोई ना कोई काम करना पड़ता है तो कोई ना कोई आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अच्छी तरीके से आपको सही डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तभी आप उस डायरेक्शन में जाओगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। निरंतरता, कंटिन्यूटी बरकरार भी रहनी चाहिए। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में से पूछे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में से पूछे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में से कौन सा जो टॉपिक है उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आप देखोगे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके कौन कौन से हैं। कोई भी है, जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, जी की है, उसमें से आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, किसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके आ रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलने के बाद में अब आपकी पढ़ाई स्टडी तैयार हो जाएगी। स्टडी किस तरीके से आपको करनी है वो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल गए, मुझे इन टॉपिकों की स्टडी करनी है। पहला फर्स्ट चॉइस आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक ही रहेंगे आपकी, क्योंकि जो कम नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उस वाले टॉपिक को पढ़ें क्यों। आपके पास अगर टाइम है तो आप उसे पढ़िए, अन्यथा आप उसे मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के अभाव में आप नहीं भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलने के बाद डीपली रीडिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इसमें इस वाले नंबर पर हमने चौथे नंबर पर लिया है डीपली रीडिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इम्पोर्टेंट बात सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डीपली नॉलेज इट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। डीपली नॉलेज से क्या होगा, क्वेश्चन कैसा भी बन जाए। देखो, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की मैंने जब तैयारी की थी तो डीपली नॉलेज ही होनी चाहिए उसमें। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जैसे फॉर्मूले की उत्पत्ति होती नहीं है, उत्पत्ति जहाँ से होती है वहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि डीपली नॉलेज आपको रखनी पड़े। फार्मूला है किसी प्रकार का बन सकता है, तो फार्मूला कैसे बना है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देखो, फिर सर से पूछो। किसी भी प्रकार से आपको डीपली नॉलेज तो रखनी पड़ेगी। कई स्रोत हो सकते हैं ज्ञान लेने की, ऐसी कोई बात नहीं है। यूट्यूब का तो आजकल तो बहुत स्रोत हैं जानकारी हासिल करने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ रही हैं, बुक्स आ रही हैं, उनमें से आप नॉलेज हासिल कीजिए, उन्हें पढ़िए। एक किताब में से अगर समझ में नहीं आता है तो कोई दूसरी किताब लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक किताब ही आपको पढ़नी है, ये कोई नेसेसरी नहीं है। मैंने भी एक किताब में से नॉलेज हासिल नहीं की, आपको बता दें। कोई भी किताब, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, ये भी आपको बता दें। कुछ न कुछ खामियां होती हैं, कुछ टॉपिक्स उसमें कठिनता के साथ समझाए जाते हैं और किसी बुक में सरलता के साथ वो वाला टॉपिक समझाया गया है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बुक में से मेहनत करनी है। अपने पास कई सारी बुक रखो, 1 2 3 बुक तो होनी चाहिए। तो आपको डीपली नॉलेज बढ़ानी है तो किस तरीके से बढ़ाओगे, एक बुक में से नहीं बढ़ने वाली, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, और
कोई भी शिक्षक अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी समझ में अगर नहीं आता है तो तुरंत पूछ लिया करें। तुरंत पूछोगे तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही जो प्रॉब्लम थी, वह जो सूत्र हैं, वो फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में भी आपके काम देंगे। इसलिए पहले ही वो जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो प्रॉब्लम है, पहले ही उसे क्लियर करो, जिसके कारण आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। तो डीपली रीडिंग रखनी है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। देखो ये जो टॉपिक है, ये वाली चीज़ सबसे महत्वपूर्ण अदा करती है, डीपली नॉलेज प्लस रिवीजन। डीपली रीडिंग आपको करनी है, गहनता से अध्ययन करना है आपको। हाँ, तो इसमें हम ये बता रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। कोई भी टॉपिक आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, उसके बाद प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके द्वारा वो क्वेश्चन हो पाते हैं तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको आशा हो जाएगी कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। आप ये करके दिखा सकते हो। तो डीपली रीडिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। हाँ, एक बात और बता दें, बहुत से बच्चे क्या हैं, गलती करते हैं। जो कोचिंगों पर, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, संस्था हैं, वहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं, तो टेस्ट से स्टूडेंट वंचित रहते हैं, टेस्ट देना नहीं चाहते हैं। उनको डर लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी गलती, ऐसा आप कभी भी मत करना। कितने भी नंबर आए टेस्ट में, लेकिन आपको टेस्ट ज़रूर देना है, जिससे आपको अपनी अहमियत मालूम पड़ेगी कि मैं कितना जानता हूँ, मेरी क्या अहमियत है इसमें, मैं किस पोजीशन पर चल रहा हूँ, ये आपको मालूम पड़ जाएगा टेस्ट देने पर। फिर आप अपने आप स्वतः ही द्वारा से अच्छी तरीके से मेहनत करने लग जाओगे। इसके बाद आता है मेन मुद्दा रिवीजन का। बहुत से यहाँ पर देखो, आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें, दो इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों, इन दोनों में भी सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपका रिवीजन का। इन दोनों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, डीपली नॉलेज प्लस रिवीजन। हमने भी तैयारी की है, हमारे मित्र थे तो वो कहते थे कि आपको किस तरीके से याद रहता है। अरे जयराम तू बता मुझे, आपको किस तरीके से याद रहता है, तू बताता है नहीं। तो मैंने उनको बताया था, देखो रिवीजन कैसे आपको याद कैसे रहेगा, वो है आपकी पुनरावृत्ति, रिवीजन। अब कोई 2 बार रिवीजन कर ले, 3 बार रिवीजन कर ले और कर रहा है केवल एक ही दिन में, फिर वो महीनों बाद उसका नंबर ले रहा है, तो वो याद होने वाला नहीं है। ये आपको बता रहे हैं। कोई भी टॉपिक चल रहा है, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, संस्था में चल रहा है, कोचिंग पर चल रहा है, उसी समय से आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आज किसी टीचर ने पढ़ाया, आपको एक पन्ना पढ़ा दिया, तो एक पन्ने का घर पे जा कर के उसे पढ़िए, बार बार पढ़िए उसे, जब तक अच्छी तरीके से याद नहीं हो जाए तब तक। तो एक दिन आपने उसे पढ़ लिया, एक दिन आपने पढ़ लिया उसे, एक पन्ना पढ़ा, दूसरे दिन ये डे है, दूसरे दिन आपको एक पन्ना भी लिख गया पहला वाला और दूसरा भी तैयार हो गया। तो आपको रिवीजन में ये भी लेना है प्लस ये भी लेना है। आपको ये बता दें, 2 पृष्ठ हो गए, आपको ये भी पढ़ना है प्लस ये भी पढ़ना है। तीसरे दिन फिर आपके पास 3 पृष्ठ हो जाएंगे, तो आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है प्लस ये भी पढ़ना है। अगर ये 1 घंटे में, पहले दिन आपने इसको पढ़ा 1 घंटे में, अब दूसरे दिन इसी को आप दोबारा पढ़ेंगे तो 1 घंटा नहीं लगेगा, उसमें मात्र आधा घंटा लगेगा, और भी कम टाइम लग सकता है, क्योंकि आपने कल ही तो पढ़ा है उसे अच्छी तरीके से। इसलिए आप इसे पढ़ोगे तो कम टाइम लगेगा। फिर आप इसे पढ़ो, फिर तीसरे दिन आप इसी को पढ़ो, इसमें आधा घंटा मान के चलो, आधा घंटा लगा था, फिर आप तीसरे दिन भी उसे पढ़ेंगे तो आधा घंटा नहीं लगेगा, उसे कम टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेंगी उसे। इसी प्रकार आप इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, तो कम टाइम होता जाएगा इनके लिए, और रिवीजन बार बार होता जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी आपका मित्र आपसे कुछ पूछता है तो उसे बिना झिझक बता दीजिए। बताने पर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका रिवीजन होगा। तो इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे जो अनुभव थे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैंने किस तरीके से तैयारी की थी वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ।
वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा को आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। एक इम्पोर्टेंट बात और आती है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, एग्ज़ाम के टाइम पर OMR सीट में भरने पर, OMR सीट में आप जो क्वेश्चन पेपर के आंसर भरोगे तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तब आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। कुछ 2-3-4 प्रकार की सावधानियां हैं, उनको और आप क्लियर कर लेना, तो ये समझ लीजिए। हाँ, इसमें एक बात और बता दें, एक वर्ड इसमें और आता है जिसे हम कहते हैं निरंतरता। कॉन्टिन्यूटी भी बरकरार रहनी चाहिए। जैसे आप डीपली नॉलेज के साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, तो इस चीज़ में भी आपकी निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए। निरंतरता नहीं रहेगी, आप गैप देते हैं तो पुरानी चीज़ों को फिर आप भूलने लगेंगे, नए सिरे से फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये जो अपने अनुभव थे आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अच्छी तरीके से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।